बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ पहले भी बता दूं कि इस वीडियो को मैंने लाइव 2 दफ़ा शूट किए, 2 दफ़ा कास्ट की है। तो दोनों दफ़ा ये वीडियो या इसकी वॉइस प्रॉपर्ली कास्ट नहीं हुई, तो इसी वजह से मैं अब इसको जो है ना दोबारा मैन्युअली तरीके से जो है ना इसको अपलोड मतलब बना रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। ओके, देखिए, इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स तक, आप अपने कोलीग्स तक इस वीडियो को शेयर करें और उनको कहें कि वो प्रॉपरली आके इस चैनल को जॉइन कर लें। जैसे डेली बेस पे लेक्चर अपलोड होंगे ताकि वो इससे मुफीद हो जाएँ। ऐसा समझ लें कि पूरे साल के लेक्चर्स आपको वन बाय वन आपकी ऐसा समझिए फ्री में क्लास हो रही है। ओके, तो इसको अपने फ्रेंड्स तक, अपने कोलीग्स तक जो भी हैं उन तक शेयर करें ताकि मुझे भी मतलब यार इससे सिर्फ़ इतना चीज़ होता है और रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है, लेकिन ये है कि चलो मोटिवेशन मिलती है, उस मोटिवेशन के तहत हम वर्क करते रहते हैं। चलें जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होता है कि एक मिनट, जस्ट वेट। मैं जो है ना यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ जी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ों का हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इस चीज़ को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बिकॉज़ इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी। इसको इसके लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। ओके, यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि ये एक ऐसा टाइप है जिसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होता है? मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है। सेकंड चीज़ ये कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। ऑफ कोर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कोई भी सिंपल टाइप अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी। लेकिन इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं वो है सोडियम पोटाशियम पंप। देखो, सोडियम पोटाशियम पंप एक ऐसा पंप है जो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है और इसका क्या काम है कि सोडियम आयंस को सेल से बाहर फेंकना, दैट एक्टिवली पंप्स द सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सोडियम आयंस को सेल से बाहर भेजना है और पोटाशियम आयंस को सेल के अंदर लेके आना है। अब मज़े की चीज़ क्या है कि हमारे बॉडी में जितना भी एटीपी प्रोड्यूस होता है उसका 3% मोर देन थर्ड, मतलब जो हिस्सा है वो कौन यूज़ करता है? ये सोडियम पोटाशियम पंप यूज़ करता है। समझ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कौन टेक कर रहा है? यही आपका सोडियम पोटाशियम पंप इनटेक कर रहा है। यहाँ पे ये देखें कि ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है सोडियम पोटाशियम पंप। देखिए, इसमें क्या किया जा रहा है कि सोडियम आयंस को सेल से बाहर फेंका जा रहा है और कितने सोडियम आयंस हैं? 3 सोडियम आयंस हैं। उन 3 सोडियम आयंस के बदले क्या होता है? 2 पोटाशियम आयन को सेल के अंदर लेके आते हैं। अब इसके लिए कितने एटीपी चाहिए? 1 एटीपी चाहिए जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में और फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में थोड़ी-सी एनर्जी और दे के यही एडीपी और इन ऑर्गेनिक फास्फेट को दोबारा एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो चलें जी, ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसको वैसे तो इसके और भी नाम हैं, इसकी और कैटेगराइज़ हैं। सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी टाइप्स को, उसकी कैटेगरीज़ को विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज़ करता है।
इट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यानी आयंस की मूवमेंट होगी, और आयंस की मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे फिर दूसरे सब्सटेंसेस को, या कोई भी आयंस दूसरा है तो उसको विद इन द सेल लेके आते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इट टेक्स प्लेस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये चीज़ मैंने पहले भी उधर कही थी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो तो वो अक्रॉस किसकी होगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की होगी, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर मालिक्यूल क्या करता है, कपल्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल आयंस। इलेक्ट्रोकेमिकल आयंस की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और इसमें क्या होता है कि एक एटम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, मतलब ये कि सॉरी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ये वाला एरो, कि बाहर अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसे बाहर भेजा जा रहा है। और दूसरा क्या आता है कि डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी उसी सेंथ में। फॉर एग्जांपल, अब सोडियम आयंस सेल के बाहर जा रहे हैं, सेल के बाहर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है फिर भी वो बाहर जा रहे हैं, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल हुआ, ये भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन आयंस क्या आ रहे हैं, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, तो इसमें क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल आयंस डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन अदर मालिक्यूल। ठीक है, अब इसमें एक क्या हो रहा है, एक मालिक्यूल डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है और दूसरा मालिक्यूल अपोजिट अगेंस्ट अपोजिट साइड पे मूव कर रहा है, और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है। ओके, तो इसकी ये चीज, ये जो ये मैंने यहाँ पे आपको ये बात की है ना कि दो आयंस हैं वो अगेंस्ट मूव कर रही हैं, इस चीज को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा जो एक और भी, मतलब इसको हम डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकंड वे क्या है कि द मूवमेंट ऑफ आयंस अलोंग विद द लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। अब आयंस की मूवमेंट है ग्लूकोज के साथ। अब देखें यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है और यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। अब इसी चीज को डिस्कस करते हैं, इसी हवाले से इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। को ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि जब दो चीजें एक साथ ट्रांसफर कर रही, ट्रांसमिट हो रही हूँ, गुजर रही हूँ, ठीक है, पास कर रही हूँ, इसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये जो डेफिनेशन पढ़ा है इसकी एक्सप्लेनेशन आगे है। ठीक है, देखें अब यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, एक है सिम्पोर्ट और एक है एंटीपोर्ट। अब सिम्पोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में होती है, इसी वजह से ये को ट्रांसपोर्ट को डिटरमाइन कर रहा है कि को ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, कि जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, सेम कंसंट्रेशन सेम डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखें सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, दीज ऑल आर मूविंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मूव कर रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेम जब डायरेक्शन होगी तो इसको हम सिम्पोर्टर्स कहेंगे, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। इस मैकेनिज्म को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब इसमें सिमिलरली यहाँ पे बात कर लें कि दीज आर पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, दे आर मूविंग आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, अब वो भी किसके जरिए, उस को ट्रांसपोर्टर्स या आप कह सकते हैं सिम्पोर्टर के तहत। अब इसी तरीके से यहाँ पे बात कर लो, लास्ट टाइम एग्जांपल में लिखा हुआ था कि सोडियम आयन के साथ ग्लूकोज की मूवमेंट। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इस डायग्राम में आपको सोडियम के साथ डोपामीन या फिर गाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो इनकी मूवमेंट शो हो रही है। ठीक है, तो देखो जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो उस चीज को हम किसका नाम देते हैं, सिम्पोर्टर। अब ये भी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये भी काम करता है कि वो आप मॉलिक्यूल्स को लेके आता है, और इसकी डायरेक्शन मैंने पहले से बता दी है कि ये आयंस अंदर आया, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और वो एनर्जी इनफ होता है कि वो किसको लेके आए, डोपामीन को लेके आए या फिर दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले आए। ठीक है, सबसे पहले आयन आएगा, जैसे ही आयन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल एनर्जी आप जिसे कह सकते हैं। तो वो एनर्जी क्या करेगी, फिर फर्दर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डोपामीन, ये कोई भी दूसरे मॉलिक्यूल को लेके आएगी। और दूसरा जो एंटीपोर्टर है, एंटीपोर्टर में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट ईच अदर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम आयन विद इन सेल मूव कर रहा है, तो दूसरा कहाँ मूव करेगा, आउट ऑफ द सेल मूव करेगा। ये एक्सचेंजर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो दूसरा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम किसका नाम देते हैं, एंटीपोर्टर, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो
मुझे मैंने 2 दफ़ा ये वीडियो बनाई है, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है तीसरी दफ़ा बना रहा हूँ, बट आप लोगों के फ़ायदे के लिए यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। चलें जी, नेक्स्ट ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब तक तो जितना आप लोगों ने पढ़ा था वो एनिमल्स के अंदर था, अब किसके अंदर है? प्लांट्स के अंदर। अब आपको पता है कि रूट से जो है ना मतलब सॉइल से रूट्स में जो वाटर आता है या मिनरल्स आता है, उसको एक्चुअली किसके साथ ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज अप टेकन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है कि रूट्स सेल्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। एक चीज मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है पहले अपने वीडियोस में कि यार ये जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ आप लोग इसमें गौर करें तो ये जो मेन में हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड कर देता हूँ रेड कलर से, ब्लू कलर से, या बोल्ड कर देता हूँ जस्ट। तो यार इन चीज़ों को आप लास्ट में लिख लिया करो, इससे आप लोगों के कंसेप्ट जो ना याद रहेंगे, या बाज़ औक़ात जब आप इनको खोल के दोबारा रीड करोगे ना तो आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल होती है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा किया जाता है, मेम्ब्रेन के एक साइड पे इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें, सोडियम आयन को सेल से बाहर निकाला जाता है तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये सारा सिस्टम कौन कैरी आउट करता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और सब्सटेंसेस को हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो सारा कंटेंट, सारा मटेरियल है, ये आपकी बुक से है, आपकी बुक से बाहर से कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कुछ डायग्राम या कुछ वर्ड ऐड कर दूं, लेकिन सारा कंटेंट आपकी बुक से है, फेडरल बुक से। ओके, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, सारा कंटेंट वहां से है। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका जो बुक में लिखा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कल बच्चों ने जो ना एमडी कैट का टेस्ट देना है, तो एमडी कैट की जो यही जो पेपर वगैरह है वो तो बुक से आता है, लाइन टू लाइन रीडिंग आती है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि हर पॉइंट कवर किया जाए। चलें जी, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो है ना 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सॉरी एग्जांपल्स तो बहुत हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्या चीज़ है कि फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की जो फैगोसाइटोसिस है, जब मैक्रोफेज उनको ईट करते हैं तो उस दौरान भी एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये काम किया जाता है। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन आउट ऑफ द कार्डिक मसल्स, तब भी जो है ना किसको इस्तेमाल किया जाता है? एटीपी को, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, उसमें एटीपी रिक्वायर्ड है। अब इसी तरीके से आप अमीनो एसिड की बात करें, मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड्स अक्रॉस द इंटेस्टिनल लाइनिंग्स इन द ह्यूमन गट, मतलब जब डाइजेशन होती है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के जरिए होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोटीन सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स जैसे हो गया, पेप्टाइड हार्मोन हो गया, या एंटीबॉडीज हो गया, डिफरेंट सेल्स जब ये चीज़ें सेक्रीट करते हैं तो उसके लिए भी उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। अब इसी तरीके से फंक्शनिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल, हमारी वाइट ब्लड सेल की फंक्शनिंग के दौरान भी क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है। अब वाइट ब्लड सेल क्या करता है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ एन आर्मी ऑफ आवर ब्लड दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज काजिंग मैक्रोब्स। ठीक है, कि जो डिजीज काजिंग मैक्रोब्स होती हैं और दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल हैं उनसे क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं भी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, मैं वैसे भी आपको छोटा या बड़ा भाई समझ लो, एज का थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये चैनल आप लोगों का, ये कंटेंट आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए सारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। देखें कितनी इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।